आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंतर्गत नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग सिस्टम पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक विस्तृत टॉपिक है और इसको हम लोग 2-3 स्टेप में पूरा करेंगे। आज शुरुआती तौर पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम से संबंधित कुछ प्रमुख टर्म्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें 2-3 क्लासेस की जरूरत होगी। तो आज इसका पहला स्टेप होगा, तो इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले जब नेशनल इनकम की बात आती है तो एक बात हमें ये सोचना होता है कि ये क्या नेशनल इनकम से क्या मतलब है। तो नेशनल इनकम को अगर सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति की, मान लीजिए एक आय होती है, एक सिंपल इनकम है, उसको सैलरी से आय होती है और साथ में उसको जो है उसने मकान किराए से दिया हुआ है और उसको मकान के किराए से भी आय होती है और उसके पास थोड़ी जमीन है और जमीन से भी उसको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है, उसको जो कृषि जो उत्पादन हो रहा है उसको बेच करके भी कुछ आय हो रही है। अगर वो व्यक्ति कोई और अन्य काम करता है या उस व्यक्ति के परिवार के कुछ सदस्य कोई और काम करते हैं, उन सबकी आय को चाहे जहां से भी हो रही हो उन सबको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, उस परिवार की आय बन जाएगी। ठीक, अब देखिए, पहले एक व्यक्ति की आय हुई, फिर पूरे परिवार की आय हुई, फिर इसी को बढ़ाते जाएंगे। अब पूरे एक कॉलोनी की आय हो गई। कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं सब अलग अलग तरीकों के काम करते हैं और अलग अलग तरीकों के काम करते हुए उन सबकी आय को जोड़ देंगे। अब वो काम किस तरह के कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ जॉब दे आर डूइंग, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज, क्या वो सामान उत्पादन कर रहे हैं, इफ दे आर गिविंग सर्विसेज और रेंडरिंग सर्विसेज, क्या वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन सब के बदले उनकी कुछ न कुछ आय हो रही है। और उन सारी आय को, चाहे वो कमोडिटी की कीमत हो या फिर किसी सर्विसेज के बदले प्राप्त आय हो, अगर एक निश्चित समय के भीतर यानी विद इन ए पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 1 साल के भीतर जितने भी लोग उस एरिया में रहते थे उन सबको हमने जोड़ दिया और जोड़ करके जो फाइनल जो वैल्यू हो गई वो उस एरिया की एक आय हो गई। अब एक एरिया का निकाल लिया तो ऐसे जिले का भी निकाल सकते हैं, ऐसे पूरे राज्य का निकाल सकते हैं और राज्य का निकालने के बाद पूरे देश का निकाल सकते हैं। तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आया। अब आप सोचेंगे कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमें ये जानना है कि हमारे देश में लोग किन किन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, कि कौन कौन सी सेवाएं जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं लोगों तक, उसकी कीमत क्या है, उसमें सुधार की जरूरत कितनी है, हम दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन किस तरह के हैं, हम दूसरे देशों को निर्यात कितना करते हैं और दूसरे देशों से आयात कितना करते हैं, हम हमारे देश से दूसरे देश को जो निर्यात करते हैं उससे हमारे देश को आय कितनी होती है और हमारे देश में जो आयात होता है यानी इंपोर्ट होता है उससे हमको खर्च कितना पड़ता है। ये सब जो पूरी विचारधारा है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, इन सब की जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल इनकम की अवधारणा का विकास हुआ। ठीक, ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया कि जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो एक दिमाग में एक भारी भरकम विचार आ जाता है कि पता नहीं क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा और एक ऐसी कठिनाई सी महसूस होने लग जाती है। ऐसा कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय को आप एक व्यक्ति की आय, एक परिवार की आय, एक पूरे कॉलोनी की आय, फिर एक उससे आप बढ़ते जाइए एक जिले की आय, फिर राज्य की आय और राज्य के साथ साथ पूरे देश की आय को निकाल लीजिए, राष्ट्रीय आय। अब इसमें अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ, अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। तो उन विचारधाराओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि अगर नेशनल इनकम को डिफाइन करना है, एक्चुअली जब हमें परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो नेशनल इनकम को डिफाइन करना हो तो सबसे पहली जिस परिभाषा की जरूरत होती है वो ये है कि द टोटल नेट अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बात हमने आपको अभी कही थी कि एक व्यक्ति जो खुद
जो उत्पादन कर रहा है और उससे जो वो कमा रहा है, या जो सेवा प्रदान कर रहा है उससे जो वो अर्न कर रहा है। यहां पर पूरे देश के लिहाज से आपको सोचना है, यानी टोटल नेट अर्निंग्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय लेना जरूरी है, टाइम जो है उसमें बांधना पड़ेगा कि 1 साल का हम ले रहे हैं, यानी 1 ईयर, एक वित्तीय वर्ष का ले रहे हैं, 1 फाइनेंशियल ईयर, तो वो अपन को तय करना है। यूजुअली 1 ईयर, सामान्यतः 1 साल का होता है, एंड कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट एंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज जुड़ गया, वेजेस जो मजदूरी जो लोगों को मिली, जो सैलरीज मिली, जो रेंट वगैरह मिला जमीन के ऊपर, मकान के ऊपर, प्रॉफिट मिला जो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह था उससे जो प्रॉफिट मिला, ठीक। इन सब चीजों को एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर हमने ऐड कर दिया, और जो सर्विसेज थे उसकी जो वैल्यू थी उसको भी हमने रखा, जो कॉमोडिटीज थे, जो वस्तु, जो गुड्स उत्पादित हुए उनकी जो कीमत थी उनको भी रखा, और सबको ऐड करके जो वैल्यू हमें मिली वही वैल्यू हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, द नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आगे भी आपको काम आएगा, तो इसको यहां समझ लेते हैं। सी मतलब होता है टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन। अब आप आराम से इसको समझने की कोशिश करिए, हम आपको बहुत आराम से बताएंगे, ये सब टॉपिक में हम थोड़ा टाइम लेंगे, है ना, तो आसान से आपको आसान लगने लगेगा और दिमाग में भी सेट होगा, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप समझिए। टोटल कंजम्पशन, सी मतलब हो गया टोटल कंजम्पशन, आई मतलब हो गया टोटल जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी मतलब होता है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स मतलब हो गया इंपोर्ट, एक्स मतलब हो गया यहां पर एक्स मींस एक्सपोर्ट, है ना, एक्स को कर दीजिए आप यहां एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और एम को कर दीजिए इंपोर्ट। तो एक्स हो गया एक्सपोर्ट एंड एम मतलब हो गया इंपोर्ट। तो अब देखिए यहां पर सी मतलब हो गया टोटल कंजम्पशन। आप बोलेंगे कंजम्पशन क्या चीज है हमारा, किस चीज का कंजम्पशन। तो अब हमारे देश में इतने लोग हैं, है ना, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो अभी वर्तमान की स्थिति में 138 करोड़, जैसे कि टीवी में और बाकी जगहों पे आता है 138 करोड़ पीपल, और अगर 2011 की जनसंख्या में जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, 121 करोड़ के आसपास बोलते हैं। तो वो पॉपुलेशन अपन जो भी लें, लेकिन यहाँ पर ये जो कंजम्पशन है तो टोटल कंजम्पशन। अब इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, क्या करते हैं, कोई गाड़ियां खरीदते हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, अप्लायंसेस खरीदते हैं, कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं और कुछ लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई फूड खरीदता है, कोई पेट्रोल खरीदता है। अब देखिए इन सारी चीजों में वो खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खर्च, यानी कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ कंजम्पशन मतलब कंज्यूम। कार खरीदने में, कार जो उन्होंने खरीदा उसमें कुछ कंजम्पशन हुआ, जो उन्होंने फर्नीचर खरीदा उसमें कुछ कंजम्पशन हुआ, जो उन्होंने कपड़े खरीदे उसमें कुछ कंजम्पशन हुआ। अब जितना भी कंजम्पशन हुआ, जितने भी लोगों ने ये कंज्यूम किया, उन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक, एक काम हो गया। तो क्या बन जाएगा, सी। फिर आता है टोटल द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या लेंगे, अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्टर में होते हैं, बहुत सारे लोगों ने बॉन्ड खरीदा, शेयर खरीदा, ठीक है, बॉन्ड खरीदा, शेयर खरीदा, या मान लीजिए कोई एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट किया, म्यूचुअल फंड खरीदा, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट, है ना, जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, है ना, किसी ने गोल्ड या सिल्वर खरीदा, गोल्ड और सिल्वर खरीदा। ये सब जो एक्सपेंडिचर है, ये सब एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको, ये आई हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पहले हो गया कंजम्पशन, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या बचा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, अब सरकार भी तो खर्च करती
कई तरीकों से खर्च करती है। जैसे टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो क्या आएगा, जैसे सरकार जो है हेल्थ इंश्योरेंस, लोगों को इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, या इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी के लिए खर्च करती है, या मान लीजिए रिटायरमेंट बेनिफिट देती है। अब सरकार खर्च कर रही है लोगों के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रही है। कोई नेशनल डिफेंस के लिए खर्च करती है, डिफेंस के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है सरकार को, जो हमारे जो रक्षा के जो लोग होते हैं, डिफेंस के लोग होते हैं, उनके वेतन भत्ते होते हैं। एजुकेशन के लिए खर्च करती है, शिक्षा के लिए, हाउसिंग के लिए खर्च करती है, और साथ ही साथ और भी कोई बहुत सारे जो विभाग हैं भारत सरकार के, वो सब खर्च करते हैं। लोगों को सहायता देती है, बहुत सारे जो हमारे देश में वीक पीपल हैं, कमजोर लोग हैं, उनको सहायता देती है। अब इन सारे चीजों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब कुल मिलाकर के मतलब हमारा ये है कि जो टोटल कंजम्पशन हुआ, कंज्यूम किया हमने, जो लोगों ने हमारे देश में चीजों को खरीदा यानी कंज्यूम किया, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक चलेगा, और नॉन ड्यूरेबल मतलब थोड़े समय के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। जैसे कपड़ा खरीदा तो ये नॉन ड्यूरेबल में आएगा, है ना, और अगर वही टीवी खरीदा तो ड्यूरेबल गुड्स हो गया। तो ऐसे करके टोटल कंजम्पशन। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, तो वो भी मैंने बताया कि जहां जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट भी सरकार भी करती है और लोग भी करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। फिर यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार केवल खर्च कर रही है लोगों के लिए, वो भी आ गया। फिर आप ले लीजिए जो हमने एक्सपोर्ट किया, यानी हमारे देश से जो हमने चीजें बाहर भेजी और उसके बदले में भी हमें कीमत मिली। और फिर जो इंपोर्ट किया हमने, जो दूसरे देशों से चीजें मंगाई, लेकिन उसके बदले में हमने उनको जो है पैसा दिया, हमने खर्च किया। अब इन सब चीजों को लेकर के इनका जो टोटल वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हो जाएगा नेशनल इनकम। ये एक जनरल थॉट है राष्ट्रीय आय के बारे में। तो यहां पर आप नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नेशनल इनकम की जो बात हम लोग यहां कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम का देखिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम पहली बार भारत में सबसे शुरू में हुआ था जब हमारे देश में आए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी पहली कोशिश की थी कि भाई हमारे देश में जो है जो आय हो रही है या जो खर्च हो रहा है उसका एक हिसाब किताब होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और पहला प्रयास करने का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय यानी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का श्रेय पहली बार जाता है दादा भाई नौरोजी को। और उसमें ही उन्होंने ये बताया कि उस समय यानी 1867-68 की बात है, 1867-68 की, उस समय उन्होंने बताया कि भारत में पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज है। 1867-68 में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष, ईयर के हिसाब से है ये। फिर उसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट थे एफ सिरोस, उन्होंने 1911 में ये प्रयास किया, 1911 में, काफी सालों बाद, और उन्होंने पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन बताया 49 रुपीज, 49 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। फिर जब भारत स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद, एक हमारे देश में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति, और उसके अध्यक्ष बनाए गए पीसी महालनोबिस। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, 2 पंक्तियों वाले क्वेश्चन या छोटे प्रश्नों में भी आ जाता है। पीसी महालनोबिस ये कौन थे? तो पीसी महालनोबिस जो है वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो पहले जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बना था, उस इन्हीं के प्रेरणा से वो बनाया गया था, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, है ना। भारत में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में पीसी महालनोबिस का योगदान था। बाद में लेटर ऑन जो सेकंड प्लानिंग कमीशन था, भारत का जो सेकंड प्लानिंग कमीशन 1956 to 61 में, इनका जो मॉडल था
विकास का जो मॉडल था भारत में, डेवलपमेंट मॉडल और महालनोबिस के मॉडल पर आधारित उन्होंने मॉडल बनाया था, उसको जो है क्रियान्वित किया गया था महालनोबिस मॉडल के आधार। तो वही व्यक्ति हैं ये, उसको राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे ये उस समय पहली बार। इसमें एक तो डॉक्टर आर गाडगिल थे मेंबर, और दूसरा VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। ठीक, तो यहां पर आप ये बात समझ गए होंगे कि जब राष्ट्रीय आय की गणना करनी होती है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, एक फॉर्मूले के रूप में आपको मैंने बताया। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय की बात हो और साइमन कुजनेट्स का नाम न लिया जाए, साइमन कुजनेट्स, ये नाम बहुत प्रसिद्ध नाम है, इसीलिए मैं यहां जिक्र कर रहा हूं, साइमन कुजनेट्स। इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1971 में साइमन कुजनेट्स को 1971 में इनको जो है वो नोबेल अवार्ड भी मिला है। तो राष्ट्रीय आय को, एक तो पहले तो इन्होंने राष्ट्रीय आय के गणना के बहुत से तरीके बताए, दूसरी चीज इन्होंने ये बताया कि राष्ट्रीय आय को हम एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन्होंने एक अच्छी परिभाषा दी, तो मैं उसका जिक्र करता हूं यहाँ पर। नेशनल की इनकम क्या चीज है, व्हाट इज नेशनल इनकम? तो देखिए आप इसको ध्यान से सुनिए। द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज, नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जो आउटपुट है कमोडिटीज का यानी वस्तुओं का और जो सेवाओं का, फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर, फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रीज यानी देश का जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। पूरे देश के भीतर जो कमोडिटीज और जो सर्विसेज जो फ्लो हो रहा है और वो लोगों तक जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, जो अल्टीमेट यानी कि पूरा फिनिश्ड गुड उन तक पहुंच रहा है, उन सबको अगर हम इकट्ठा कर दें, उसकी कीमत को इकट्ठा कर दें, तो नेशनल इनकम बन जाएगा। और इसको हम दो तरीकों से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक उन्होंने बोला जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा उन्होंने बताया जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी यहां से बात निकलती है और फिर शुरू हो जाती है जीडीपी जीएनपी। तो कई जगहों पर आपको यही सब मिलेगा कि हम लोग जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सी अवधारणाओं पे बात करेंगे, फिर वो सीधे जीडीपी जीएनपी पे चले जाते हैं, एनएनपी पे चले जाते हैं, वो सब करते। लेकिन जीडीपी जीएनपी का मकसद क्या है? What is the purpose of GDP और the GNP और the NNP? तो इसका मकसद अल्टीमेटली है कि नेशनल इनकम को यानी राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय मतलब आप समझ गए, पूरे देश में जितनी वस्तु यानी कमोडिटी या गुड्स या जितनी सेवाएं यानी कि सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, कुजनेट्स की परिभाषा में आया, जो प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो जो है अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे हैं, और अल्टीमेट कंज्यूमर्स उनकी कीमत अदा कर रहे हैं। वो जो वैल्यू है उनको साल भर में एक पर्टिकुलर टाइम लेना पड़ेगा, साल भर के भीतर आप उसे जोड़िए और फिर जो वैल्यू आएगी वो नेशनल इनकम है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए अब अलग अलग तरीके निकाले गए। जैसे एक तरीका मैंने बताया जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक तरीका बताया जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, जिसके बारे में डिटेल में हम अलग से बताएंगे। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स आर एस्टिमेटेड आइदर एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। अब दो चीज यहां फिर आ रही है आपको समझने के लिए, ये सब कॉन्सेप्ट आगे आपको इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत मदद करेंगे, तो इसको समझना जरूरी है। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स आर एस्टिमेटेड either at factor cost और at market price। हम लोग जब नेशनल इनकम की गणना करेंगे तो
उसके लिए हमारे पास दो आधार होंगे, वी हैव टू बेसिस, एक होगा फैक्टर कॉस्ट का और दूसरा होगा मार्केट प्राइस का। अब फिर एक समस्या आपके सामने आ गई कि ये क्या, अभी तक तो नेशनल इनकम की बात हो रही थी, फिर बताया गया कि भाई इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह यूज करते हैं। अब ये बीच में एक नया शब्द आ गया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको हम बताते हैं, अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। क्या चीज है? फैक्टर मतलब होता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए या किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए हमें जिन जिन बेसिक चीजों को यानी आधारभूत चीजों की जरूरत होती है उसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज है, अब ये जानना भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए फैक्टर कॉस्ट, अब आप इतना तो समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपको एक बिस्कुट की फैक्ट्री खोलनी है, एक बिस्कुट इंडस्ट्री खोलनी है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगी जमीन, यानी कि जगह चाहिए, है ना, तो लैंड, ठीक, उदाहरण से समझ लेते हैं लैंड। और क्या चाहिए? तो आपको खरीदना है मशीनरी, मशीनरी चाहिए, तो आपको क्या लगेगा? कैपिटल, पूंजी लगेगी, ठीक, पूंजी लगा दिया आपने। और काम करने वाले लोग चाहिए, तो आपको क्या लगेगा? लेबर, ठीक, लग गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज चाहिए होगा कि आप रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए आप में। क्यों? क्योंकि आप जो है लैंड खरीद रहे हैं या किराए से ले रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, मजदूरों को बुला रहे हैं, उनको वेज देना पड़ेगा, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप में रिस्क लेने की क्षमता, ये सब फैक्टर कॉस्ट है। क्या दिक्कत है समझने में? बिल्कुल क्लियर है ना। लैंड, जमीन, कैपिटल, पूंजी, लेबर, मजदूर, एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी रिस्क लेने की क्षमता। अब ये जो लैंड है, जमीन है, इसके बदले में अगर आपने लैंड लिया, लीज पे लिया, किराए से लिया, खरीदा, तो यहां पर मैंने एक शब्द लिख दिया कि इसके बदले में आपको खर्च करना पड़ेगा रेंट के रूप में। आपने जो पूंजी लगाई, मान लीजिए बैंक से कर्ज लिया या जैसे भी आपने पूंजी जुटाई, उसके बदले में खर्च करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो रेंट, इंटरेस्ट। आप जो लेबर बुलाएंगे उसको देना पड़ेगा आपको वेज यानी कि सैलरी, और आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप की उसके बदले में आपको मिलेगा प्रॉफिट, उसके बदले में आपको मिलेगा प्रॉफिट। इन सब चीजों के कॉस्ट को जोड़ दीजिए, और जो उस वस्तु को, वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी, वो जो पर्टिकुलर गुड्स है, उसको बनाने में जो आपने खर्च किया, वही खर्च आपका क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। क्लियर? यानी कि अगर कभी भी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो तो आप एक बात समझ लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट जो है बिल्कुल प्योर है। फैक्टर कॉस्ट जो है एकदम प्योर है। इसमें जो जमीन का खर्चा है, जो पूंजी का खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है, और जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि जो कच्चा माल वगैरह आपने खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, रिस्क लिया, उस सब के बदले में जो प्रॉफिट मिला, उन सबको मिला करके जो आपने वस्तु को बनाया, वो वस्तु को बनाने में वो जो फैक्टर्स लगे, वही उस वस्तु का फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब जब जीडीपी निकालने जाएंगे तो आपको कभी जरूरत पड़ेगी कि फैक्टर कॉस्ट पे निकालो, तो कभी जरूरत पड़ेगी मार्केट प्राइस पे निकालो। तो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट, जब फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे आप, तो आपको क्या क्या चीज जानने की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस पर निकालेंगे तो मार्केट प्राइस थोड़ा अलग होगा। कैसे? तो देखिए, द प्राइस दैट एक्चुअली पे, जो एक कस्टमर जब दुकान में जाके कोई चीज खरीदता है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि वो बिस्कुट का पैकेट जो एक्चुअली जितने में उसने खरीदा, प्राइस दैट एक्चुअली पे, जो कस्टमर, जो खरीदार, जो हमारे देश की जनता है, जो एक्चुअली पे करती है दुकान में जाके, वही उसका मार्केट प्राइस होता है। यानी प्राइस दैट एक्चुअली पे, इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑफ सब्सिडीज। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज आ गई। जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे
तो फैक्टर कॉस्ट तो जैसा है वो तो रहेगा ही, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें जुड़ जाएंगे। जो टैक्सेस जो लगाए हैं सरकार ने उस वस्तु को बनने के बाद कई टैक्सेस उसमें जुड़ जाते हैं। एक टैक्स तो आप लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, मान लीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, है ना, एक टैक्स लग गया उसके ऊपर। अब वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स फैक्टर कॉस्ट जो खर्च हुआ उसके ऊपर जुड़ गया, लेकिन एक चीज उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सरकार ने आपको जमीन जो है उस पर सब्सिडी दे दी, उसको कम कीमत में दे दिया सब्सिडी। मान लीजिए जो पूंजी आपने लिया, कैपिटल लिया बैंक से, तो सरकार ने बोला कि अगर ये फैक्ट्री आपको 10 करोड़ में लगाना होता है और इसकी कीमत 10 करोड़ है, तो चलिए इसका जो 5% जो कॉस्ट है वो हम लगा देते हैं, यानी गवर्नमेंट लगा देती है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सिडी। तो क्या करना होगा, वो फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करना होगा। तो जब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाए और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा, मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, क्यों? अब देखिए, अब आपका काम आसान होता जा रहा है धीरे धीरे, ऐसे सारे टॉपिक पढ़ेंगे आप, है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से सारे टॉपिक पे जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीज बोर्ड पे लिखना भी संभव नहीं है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और अपनी किताबों का भी इस्तेमाल कीजिए, उसको पढ़िए। आपको बिल्कुल जो बात मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। इंपॉर्टेंस ये है इसमें, बात जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख बात ये है कि पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने और फिर उसको जब आपने पढ़ा तो आपको याद भी रहने लगा, तो उसे आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे यहां पर आप फैक्टर कॉस्ट, मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर फैक्टर कॉस्ट की बात होगी तो क्या चीज रहेगा, तो फैक्टर कॉस्ट होगा तो उसमें लैंड, जमीन है तो उसका रेंट है, कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट है, लेबर है तो उसका वेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है या मान लीजिए रॉ मटेरियल है तो उसके बदले में प्रॉफिट है। इन सबको जोड़ा और इसमें से अगर सब्सिडी को घटा दिया ये फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि सब्सिडी सरकार देती है, अपनी तरफ से पैसा मिलाती है। सब्सिडी का टॉपिक भी आप खूब पढ़ चुके हैं हमारे इसी चैनल पे। आप अगर उसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो सारे वीडियोस दिखाई पड़ेंगे, तो आप लिंक के साथ आप वहां जाइए, आपको बहुत सारे सब्सिडी के ऊपर भी टॉपिक मिलेंगे। ठीक, तो यहां पर जब सब्सिडी को माइनस कर देते हैं और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस होता है जो एक कस्टमर एक्चुअली दुकान में जाके किसी वस्तु को खरीदते समय पे करता है। तो जब जीडीपी पे आगे बात करेंगे तो ये दोनों चीज आएगी। अब देखिए, जीडीपी की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो जीडीपी की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज होगी कि जीडीपी क्या होती है ना, तो जीडीपी क्या होती है, तो पहली चीज तो भाई ये देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है, तो उसको डिफाइन करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डिफाइन करना, कि डिफाइन करते हैं तो देखिए, जीडीपी को जब आप डिफाइन करने जाएंगे तो आपको 2-3 चीजों की जरूरत होगी। 3 मैंने यहां पर फैक्टर बना दिए उसको। पहली चीज तो ये अपन को जानना है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला हिस्सा हो गया मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा है कि इन कंट्रीज बॉर्डर, यानी देश की सीमा के भीतर, इन कंट्रीज बॉर्डर। 2 हिस्सा हो गया। और तीसरा है इन स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय के भीतर। तो पहली बात है, जीडीपी को याद रखने के लिए ये 3 फैक्टर को ध्यान रखिए कि हमको टोटल मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। किसकी मॉनेटरी वैल्यू, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की चाहिए। दूसरी क्या चीज चाहिए कि हमें देश की सीमा के भीतर, यानी देश की सीमा के बाहर नहीं जाना, देश के बाउंड्री के भीतर हमको ध्यान रखना है, और एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर ही हमें इसे कैलकुलेट करना है। और इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर बोलेंगे जीडीपी को तो क्या हो जाएगा, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर। अब देखिए, इसी को हम डेफिनेशन के फॉर्म में बोल रहे हैं, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा
यहां जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसमें एक चीज और जुड़ गई कि निवासी उत्पादक, यानी कि वो लोग जो भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारतीय सीमा के भीतर हैं, जो निवासी उत्पादक हैं, जो भारत के निवासी हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो भारत के निवासी नहीं हैं लेकिन भारत में उत्पादन का काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो निवासी उत्पादक हैं यानी रेसिडेंट प्रोड्यूसर हैं, और वो लोग जो नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूसर हैं, इनकी इकाइयों द्वारा, और दूसरा फैक्टर क्या है, एक स्पेसिफिक, तीसरा फैक्टर है इन स्पेसिफिक टाइम, कितने, एक निश्चित समय में। तो यहां पर एक चीज आ गई फैक्टर, कितने समय में, तो 1 साल के भीतर, 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स, सभी जितने भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ है देश के भीतर, चाहे वो निवासियों के द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों के द्वारा किया गया हो, एक निश्चित समय के भीतर यानी कि 1 वर्ष के भीतर, उन सबको अगर जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर नेशनल इनकम से आगे बढ़ते हुए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से आगे निकलते हुए हम लोग जीडीपी में चले गए। अब जब जीडीपी में जाते हैं तो फिर वहां पर 2 चीज आपको मिलने लग जाती है। एक मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं, वहां पे आजकल आता है ज्यादातर, कहीं लिखा रहेगा नॉमिनल जीडीपी और कहीं लिखा रहेगा रियल जीडीपी। अब ये फिर एक समस्या आ गई कि भाई ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी, अब फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, वो जीडीपी जो हम मार्केट वैल्यू पे यानी मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, जो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। तो उसको हमने ऐसे बताया है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। देश के भीतर जितनी भी वस्तु या सेवाएं प्रोड्यूस की गई हैं उनको अगर हम मार्केट वैल्यू यानी बाजार कीमत पर निकाल रहे हैं तो उसे आप एक टेक्निकल नाम दे दीजिए, एक इकोनॉमिक नाम दे दीजिए, नॉमिनल जीडीपी। मार्केट प्राइस पर निकाला तो नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा रियल जीडीपी। अब फिर एक चीज आपको जानना है यहाँ पे, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होता है, the total value of all of the final goods and services that an economy produces during a given year and accounting for inflation, and it is calculated using the prices of the selected base year। बेस ईयर का कॉन्सेप्ट फिर आ गया यहाँ। बेस ईयर मतलब आधार वर्ष, बेस ईयर यानी आधार वर्ष, यानी जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन जो है वो इन्फ्लेशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए करते हैं, यानी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को। और उसमें ये चीज ध्यान रखते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन तो होता रहता है और कीमतें बढ़ती रहती है, तो जब आप नॉमिनल जीडीपी लेते हैं तो एक्चुअल जो मार्केट प्राइस जिस पर व्यक्ति ने खरीदा उसको लेते हैं, लेकिन जब आप रियल जीडीपी लेने जाएंगे तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो बेस ईयर है, जो बेस ईयर है, जैसे बेस ईयर जैसे अभी 2011-12 को ले रहे बेस ईयर, तो उस बेस ईयर को लेने से क्या फायदा होता है कि पता ये चल जाता है कि इन्फ्लेशन कैसे हुआ, चीजों की कीमतें कैसे बढ़ी। तो जीडीपी में 2011-12 के बेस ईयर पे अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी नहीं है। कौन सा जीडीपी है, रियल जीडीपी है। और जब वर्तमान के प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया तो क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी है। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप जीडीपी की बात करेंगे तो ये दोनों चीजें आपके सामने आती रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आ गया कि भाई नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। तो देखिए कितनी सारी बातें हो गई। पहली चीज तो नेशनल इनकम को डिफाइन कर लिया, फिर उसमें सी, आई, जी, एक्स और एम को समझ लिया। फिर इसको समझते हुए ये हमने देखा कि इसी नेशनल इनकम को समझने के लिए हमको
हमको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे बढ़े कि भाई जीडीपी, जीएनपी को समझना है या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसके दो रास्ते हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को आप अच्छी तरह समझ गए और मार्केट प्राइस को भी समझ गए। जब मार्केट प्राइस पे जा रहे थे तो आपको फैक्टर कॉस्ट की जरूरत पड़ी और मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते समय फैक्टर कॉस्ट में आपने इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया और सब्सिडी को माइनस कर दिया। याद रखना है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए देश की सीमा के भीतर और समय निर्धारित है, 1 साल के भीतर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या बन गया? जीडीपी। अब फिर जीडीपी में दो बातें आ गई, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। तो अगर हमने वर्तमान यानी कि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया तो हो गया नॉमिनल जीडीपी, और अगर हमने बेस ईयर यानी एक आधार वर्ष, जो कि हर एक देश के इकोनॉमी में एक आधार वर्ष मान लिया जाता है, जैसे भारत में 2011-12 को अभी मान के चलें, तो रियल जीडीपी यानी कि उस वर्ष जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें थी उसके आधार पर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो आ गया रियल जीडीपी। अब आप बोलेंगे सर ये अलग अलग चीजों को क्यों करना है? तो इसलिए करना है कि किसी देश में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, 2011-12 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे वर्तमान में जो चीजों की कीमतों में उसमें क्या बदलाव हुआ तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की हमको जरूरत पड़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि जीडीपी की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ जीडीपी? तो देखिए जीडीपी की आवश्यकता कई कारणों से होती है। We have many reasons to use the GDP। देखिए अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन क्या हो रहा है, एनुअल परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है इकोनॉमी में, अगर ये जानना है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी? जीडीपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो जीडीपी होता है ये क्या करता है? केवल परिमाणात्मक यानी क्वांटिटिव अप्रोच लाता है, यानी क्वांटिटी कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ या कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ इसको बताता है। इससे यह पता नहीं चलता कि जो वस्तुएं उत्पादित हुई उनकी गुणवत्ता क्या थी, उन चीजों को जो है कितना निर्यात किया गया या कितना आयात किया गया। आयात और निर्यात की परिस्थिति को समझना मुश्किल हो जाता है, और वस्तुओं की गुणवत्ता क्या थी, किस तरह के उत्पाद थे, प्रोडक्ट थे, इन सब चीजों को समझने में ये हमारी उतनी मदद नहीं कर पाता है। हाँ, ये हमारी इतनी मदद कर पाता है कि हमारे देश में कितनी ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और उनकी कीमतें कितनी है, मार्केट प्राइस पर कितनी है यानी नॉमिनल जीडीपी कितना है, और बेस ईयर के आधार पर यानी रियल जीडीपी कितना है, और इन्फ्लेशन के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी कीमत में, उन दोनों की तुलना मालूम पड़ जाती है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि इसी जीडीपी का इस्तेमाल करके देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करता है कि एक देश में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, दूसरे देश में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उनमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही, ग्रोथ कितना हो रहा है। ये सब चीजों को समझने के लिए क्या करते हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो जीडीपी के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ये गुणात्मकता यानी क्वालिटेटिव जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में वो हमें गाइड नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम अब नेशनल इनकम के कुछ दूसरे पहलुओं पर भी विचार करेंगे। अगले वीडियो में आपके सामने जीएनपी के बारे में भी चर्चा होगी और एनएनपी के बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेशन के क्या क्या तरीके हैं। तो मैं मोटा मोटी तौर पर आपको बता दूं, इसके 3 तरीके होंगे। नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 एक्सपेंडिचर मेथड, और नंबर 3 प्रोडक्ट मेथड। तो जो प्रोडक्ट मेथड होता है ना वही जीवीए बन जाता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं उसको, आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।